ठीक, तो यहां पे स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल। तो ये जो है आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये काम आएगा। तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं कि ये परमाणु की संरचना है। ठीक, तो परमाणु संरचना आप लोग पढ़े होंगे, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो परमाणु का जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। तो परमाणु के नाभिक में धन आवेशित प्रोटॉन होते हैं और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होती हैं, और विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो वो निर्भर करता है 2n² पे। तो कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है ये निर्भर करती है किस पे, 2n² पे, जहां पे n जो है ये कक्ष क्रमांक है। तो n क्या है, यहां पे कक्ष क्रमांक है। कक्ष क्रमांक का मतलब है जैसे कि ये कक्ष है, इसका क्रमांक है यहां पे 1, इस कक्ष का क्रमांक है 2। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके कक्ष के क्रमांक को यहां पे दर्शाते हैं। तो प्रथम कक्ष में कक्ष क्रमांक कितना लिखेंगे, यहां पे 1 का स्क्वायर, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। द्वितीय कक्ष में कक्ष क्रमांक कितना होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। तृतीय कक्ष में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे, 18। तो इस प्रकार से कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 2n² पर निर्भर करती है। परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक, यदि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो पदार्थ एक अक्रिय पदार्थ होता है, किसी से जल्दी से क्रिया नहीं करता है, उसको इनर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो परमाणु के बाहरी कक्ष जो इलेक्ट्रॉन है इनको नाम दिया गया है। तो इनको क्या नाम दिया गया है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो परमाणु के बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को क्या नाम दिया गया है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन इनको यहां पे बोलते हैं। तो किसी भी पदार्थ के जो विद्युतीय गुण होते हैं या उस पदार्थ के जो रासायनिक गुण होते हैं उसका निर्धारण कौन करता है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन करता है। यदि किसी पदार्थ में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है इनकी संख्या यदि 4 से ज्यादा है तो वो पदार्थ जो होगा वो अधातु होगा, यानी कि वो धातु नहीं रहेगा। और अधातु जो होते हैं वो धारा को प्रवाहित नहीं करते हैं, तो वो क्या होगा, फिर अचालक होगा या कुचालक बोलेंगे उसको। दूसरा कि यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है इनकी संख्या 4 से कम होगी तो वो पदार्थ जो है धातु होगा, और धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की, ऊष्मा की चालक होती हैं वो। ठीक, और यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो ठीक 4 होते हैं तो वो पदार्थ में चालक कुचालक दोनों के गुण होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है ये किसी भी पदार्थ के विद्युतीय गुणों को निर्धारित करता है। दूसरा कि जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं तो जो हमको ये कक्षाएं मिलती हैं, इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनकी ऊर्जा का स्तर बढ़ते जाता है। तो सबसे बाहरी कक्ष जो इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इनकी ऊर्जा का स्तर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो हम बोलेंगे कि ये जो है उच्च ऊर्जा स्तर पे होते हैं, यानी कि हाई एनर्जी लेवल पे होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है ये उच्च ऊर्जा स्तर पे होते हैं,
हाई एनर्जी लेवल पे होते हैं। तो यदि उनके पास में पहले से ही ऊर्जा बहुत ज्यादा है और यदि इनको हम बाह्य ऊर्जा दे देते हैं, यानी कि एक्सटर्नल एनर्जी दे देते हैं, और वो बाह्य ऊर्जा एक्सटर्नल एनर्जी किस रूप में हो सकती है? थर्मल एनर्जी के रूप में, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हो सकती है। तो यदि इसको हम ऊष्मीय ऊर्जा देंगे तो जब इनकी ऊर्जा का स्तर और ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये अपने कक्ष को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। तो जब ये अपने कक्ष को छोड़कर बाहर आएंगे तो इनको क्या बोलेंगे? मुक्त या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन इनको बोलेंगे। तो इनको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन इनको बोलेंगे। तो किसी भी पदार्थ में जो धारा का प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ठीक, यदि ये नहीं होंगे तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो हम चालक किसको बोलेंगे? तो चालक का क्या मतलब होता है? इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर। तो चालक या कंडक्टर का मतलब क्या होगा? कि जो धारा को प्रवाहित करेगा। धारा को कब प्रवाहित करेगा? जब उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होगी। तो इसमें जो है चालक जो होते हैं इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होती है। ठीक, और इसमें जो मुक्त या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है ये अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इसमें अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, जिसके कारण थोड़ी सी भी विभवांतर जब हम देते हैं, छोटा सा भी विभवांतर देंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है। किनके द्वारा? इन मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ठीक, तो सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? चांदी, सिल्वर। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कॉपर, तीसरे नंबर पे आता है सोना, गोल्ड, और चौथे नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो उसको आगे लिखेंगे। दूसरा यहाँ पे होते हैं कुचालक। तो कुचालक को अचालक भी बोलते हैं, कुचालक या अचालक। इसको बोलते हैं यहाँ पे इंसुलेटर। तो कुचालक या अचालक का मतलब क्या है? कि ये धारा प्रवाहित नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें जो परमाणु हैं उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 4 से ज्यादा है। और इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इनके पास में नहीं है। तो यदि कोई एक आदर्श कुचालक है या एक आदर्श अचालक है तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, तो इसके कारण वो धारा प्रवाहित नहीं करेगा। लेकिन कोई भी जो कुचालक होता है वो आदर्श नहीं होता है, उसमें कुछ मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण उससे धारा रिसाव करती है, जिसको हम बोलते हैं लीकेज करंट। तो लीकेज करंट के प्रवाह होने का कारण क्या है? कि कुचालक में कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन का, मुक्त इलेक्ट्रॉन का उपस्थित रहना। इसके बाद में होता है अर्धचालक। तो जो अर्धचालक है, अर्धचालक किसको बोलोगे आप? सेमीकंडक्टर इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो अर्धचालक यानी होता है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर किसको बोलेंगे? तो जिसमें चालक और कुचालक दोनों के गुण होंगे। ठीक, और इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे उन संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? ठीक, 4 होगी। इसके कारण इसमें चालक और कुचालक दोनों के गुण यहाँ पे होंगे। ठीक, तो इसकी जो चालकता है वो निर्भर करती है तापक्रम पर। तो एक तापक्रम होता है जिसको बोलते हैं परम शून्य तापक्रम। परम शून्य तापक्रम का मतलब होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर होता है -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन, इसको बोलते हैं। तो इस तापक्रम पर जो अर्धचालक है वो एक कुचालक की तरह व्यवहार करता है, और इससे यदि तापक्रम को बढ़ाया जाए या फिर कमरे के तापक्रम पर इसमें चालक के गुण आ जाते हैं, तो ये एक चालक की तरह कार्य करता है। तो इसकी चालकता तापक्रम पर निर्भर करती है। अब अर्धचालक कौन से होते हैं? तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सेलेनियम है, टेलुरियम है। ठीक है, इसके अलावा ग्रेटिन है, बोरॉन है। तो ये सब अर्धचालक की श्रेणी में यहाँ पे आते हैं। ठीक, तो इसको पहले नोट कर लो डायग्राम को, फिर इसमें लिखते हैं।
तो इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा, उसमें लिखिए परमाणु का व्यास, परमाणु का व्यास 10⁻⁻10 मीटर, इसको बोलते हैं एक एंगस्ट्रॉम होता है। तो परमाणु का व्यास 10⁻⁻10 मीटर यानी कि एक एंगस्ट्रॉम होता है। नाभिक का व्यास 10⁻⁻15 मीटर, इसको बोलते हैं एक फर्मी मीटर। तो नाभिक का व्यास 10⁻⁻15 मीटर या बोलेंगे एक फर्मी मीटर होता है। नेक्स्ट देखिए, परमाणु का नाभिक, परमाणु का अगला पॉइंट, परमाणु का नाभिक धन आवेशित होता है। परमाणु का नाभिक धन आवेशित होता है। इसमें धन आवेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। इसमें धन आवेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ये लिखिए 2n² पर निर्भर करती है। 2n² पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, परमाणु के बाहरी कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु के बाहरी कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट, किसी भी पदार्थ के विद्युतीय, किसी भी पदार्थ के विद्युतीय गुणों का निर्धारण संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। किसी भी पदार्थ के विद्युतीय गुणों का निर्धारण संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ये लिखिए, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है तो अधातु कुचालक होगा। सॉरी, 4 से ज्यादा है, 4 से कम है तो धातु चालक होगा, और 4 है तो क्या होगा, वो अर्धचालक होगा। ठीक, उसी के नीचे नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद में लिखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर होते हैं। यदि इन्हें बाह्य ऊर्जा,
यदि इन्हें बाह्य ऊर्जा, एक्सटर्नल एनर्जी, कौन सी ऊर्जा है ये, ऊष्म ऊर्जा दी जाए, तो ये अपने कक्ष से बाहर निकल जाते हैं। तो ये अपने कक्ष से बाहर निकल जाते हैं। इन्हें मुक्त या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हें मुक्त या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में धारा का प्रवाह, किसी भी पदार्थ में धारा का प्रवाह इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। किसी भी पदार्थ में धारा का प्रवाह इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ठीक, उसके बाद में हेडिंग डालिए चालक। चालक किसको बोलेंगे? उसमें लिखिए ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनके परमाणु में, ऐसे पदार्थ जिनके परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या चार से कम होती है और मुक्त इलेक्ट्रॉन अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसके कारण ये धारा प्रवाहित करते हैं। इसके कारण ये धारा प्रवाहित करते हैं, चालक कहलाते हैं। चालक कहलाते हैं। तो जो चालक है इसका क्रम आपको याद रखना है। सबसे अच्छा चालक होता है सिल्वर यानी कि चांदी। दूसरे नंबर पे आता है कॉपर यानी कि तांबा। तीसरे नंबर पे आता है गोल्ड, सोना। और चौथे नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। तो ये चालक का क्रम है, इस क्रम में ही आपको याद रखना है। देखिए सिल्वर, कॉपर, कॉपर है, गोल्ड, एल्यूमिनियम, उसके बाद में अब हेडिंग डालिए कुचालक। कुचालक या अचालक। तो कुचालक या अचालक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंसुलेटर। तो कुचालक या अचालक को इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पे इंसुलेटर। उसमें लिखिए वे पदार्थ, वे पदार्थ जिनके परमाणु में
संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या चार से अधिक होती है। वे पदार्थ जिनके परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या चार से अधिक होती है और उनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, इसके कारण उनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। कुचालक या अचालक कहलाते हैं। कुचालक या अचालक कहलाते हैं। तो आप सब लोग जानते होंगे, तो जैसे कि पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, रबर है, ठीक है, प्लास्टिक है, सूखी लकड़ी है, कांच है, चीनी मिट्टी पोर्सिलिन बोलते हैं, बेकेलाइट, तो ये सब क्या है? बेकेलाइट है, अभ्रक है, तो ये सब जो है कुचालक पदार्थ होते हैं। तो इनसे विद्युत शॉक नहीं लगेगा हमको, विद्युत शॉक से हमको ये सुरक्षा प्रदान करेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से कई प्रकार के कुचालक यहाँ पे होते हैं। लिख लिए। उसके बाद में अब हेडिंग डालिए अर्धचालक। तो अर्धचालक यानी है सेमीकंडक्टर। हेडिंग डालिए अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। उसमें लिखिए ऐसे पदार्थ जिनके परमाणु में, ऐसे पदार्थ जिनके परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या चार होती है। ऐसे पदार्थ जिनके परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या चार होती है, इनमें चालक और कुचालक दोनों के गुण होते हैं। इनमें चालक और कुचालक दोनों के गुण होते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं। नेक्स्ट के परम शून्य तापक्रम पर परम शून्य तापक्रम पर ये कुचालक, परम शून्य तापक्रम पर ये कुचालक की तरह कार्य करते हैं। परम शून्य तापक्रम पर ये कुचालक की तरह कार्य करते हैं। इससे अधिक तापक्रम पर ये चालक की तरह कार्य करते हैं। इससे अधिक तापक्रम पर ये चालक की तरह कार्य करते हैं। तो जैसे यहां पे होता है सिलिकॉन है,
जर्मेनियम है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, बोरॉन है, ग्रेटिन। तो ये सभी अर्धचालक पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। ठीक, इसके बाद में यहां पे देखेंगे कि जो आवेश है, आवेश की इकाई क्या होती है। तो आवेश की जो एसआई इकाई है ये होती है कूलाम। तो कूलाम को सी से दर्शाते हैं। ठीक, दूसरी इसकी सीजीएस इकाई है। तो सीजीएस इकाई है फ्रैंकलिन, या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। यानी कि स्थिर वैद्युतीय इकाई, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। CGS छूट गया, CGS इकाई है। ठीक, इसके बाद में इसका जो व्युत्पन्न मात्रक होता है, व्युत्पन्न मात्रक जो गणना से उत्पन्न होता है, तो वो होता है एम्पियर सेकंड। तो एम्पियर सेकंड को शॉर्ट में लिखते हैं A-S, एम्पियर सेकंड। ठीक, ये हमको कहां से प्राप्त होता है। तो आवेश को Q से दर्शाते हैं, और Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT। तो इस सूत्र से ये हमको प्राप्त होता है। तो I हो गया एम्पियर, T हो गया सेकंड, ठीक, Q हो गया आवेश। दूसरा इसका वृहद मात्रक होता है। वृहद मात्रक यानी बड़ा मात्रक, बड़ी इकाई। तो बड़ा मात्रक, बड़ी इकाई होता है फैराडे। ये फैराडे है, फैरेड नहीं है। फैरेड धारिता की इकाई होती है। ठीक है, फैरेड धारिता की इकाई होती है, और फैराडे जो है वो आवेश का वृहद मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक, एक जो फैराडे होता है ये किसके बराबर होता है, तो 96,500 कूलाम के बराबर। तो एक फैराडे जो है वो 96,500 कूलाम के बराबर यहां पे होता है। इसी तरह से जो SI यूनिट है और CGS यूनिट है, इसमें संबंध होता है। तो यहां पे जो एक कूलाम है वो किसके बराबर होता है, तो 3 × 10⁻⁹ इतने फ्रैंकलिन या ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के ये बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पे बोल सकते हैं, इसके लिए भी लिख सकते हैं यहां पे कि एक जो कूलाम है ये किसके बराबर होता है, तो 3 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। या बोलेगा कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट किसके बराबर होती है, तो ये 3.33 × 10⁻⁻10 कूलाम के बराबर होती है। ठीक है, तो कोई भी एक याद रखिए, तो एक कूलाम कितने के बराबर है, यदि बदलना है तो इसको 1 बटा कर दोगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि एक कूलाम कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है।
या एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कितने कूलाम के बराबर होती है, ठीक, या फिर एक फराडे जो है वो कितने कूलाम के बराबर होता है। तो ये सभी चीजें महत्वपूर्ण है ना, बेसिक है, तो बेसिक से कुछ भी पूछा सकता है, नोट कर लिए। इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो प्रोटॉन पर आवेश, तो एक प्रोटॉन पर आवेश का मान, तो प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश। तो एक प्रोटॉन पर धनावेश का मान, तो एक प्रोटॉन पर जो धनावेश का मान होता है, तो ये धन दर्शाता है कि ये धनावेश होता है, और ये कितना होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, सी फॉर कूलाम। तो एक प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, तो 1.602 10⁻⁻19 कूलाम का ये धन आवेश होता है। तो फिर एक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश का मान, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। तो प्रोटॉन पर जितना धनावेश है, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋण आवेश होता है, तो सामने इसके ऋण का चिन्ह लगाएंगे। तो ये चिन्ह क्या दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश है। तो जितना एक प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, उतना ही एक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, ठीक है। तो यदि बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना ऋण आवेश होता है, इतने कूलाम्ब का ऋण आवेश होता है, सी का मतलब क्या है, कूलाम्ब है, ठीक है। तो इतने कूलाम्ब का ऋण आवेश होता है। तो एक कूलाम्ब में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एक कूलाम्ब में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो हम बोल सकते हैं कि 1/1 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब इसको हम सरलीकरण करेंगे, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इतने क्या होते हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसको जब हम सरलीकरण करेंगे तो इसका मान आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि एक कूलाम्ब जो होता है, इस एक कूलाम्ब में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो एक कूलाम्ब में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। अब जैसे देखते हैं कि कोई भी पदार्थ होता है, तो जैसे अभी हमने देखा था, तो कोई पदार्थ है यहाँ पे ये, तो उस पदार्थ के परमाणु में क्या होते हैं, धन आवेशित प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं विभिन्न कक्षाओं में। तो किसी भी पदार्थ में जितने प्रोटॉन होते हैं, उतने ही उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि उसमें 10 प्रोटॉन है, तो 10 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये धन है और ये क्या है, ऋण है। तो इनका कुल मान क्या हो जाएगा, तो इनका कुल मान 0 हो जाएगा, ठीक है। कुल मान बोलने से इन पे कुल आवेश क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यदि हम देखेंगे कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, एक पर धनावेश है और दूसरे पर उतना ही ऋण आवेश है, तो कुल आवेश का मान क्या होगा, वहां पे 0 हो जाएगा। यानी कि कोई भी पदार्थ जो है विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, ठीक है, उसमें विद्युतीय गुण अभी उपस्थित हैं, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं है, ठीक। यदि हम क्या करते हैं, दो पदार्थों को रगड़ते हैं, तो रगड़ने के कारण क्या होता है, घर्षण होता है, और घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो उससे क्या होता है
कि एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाते हैं। यदि किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे जो ऋण आवेश हैं वो पहले से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यदि इनको जोड़ोगे तो इनका योगफल कितना आएगा, +1 धन 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो परमाणु है ये पहले की तुलना में क्या हो गया है, धन आवेशित हो गया। यदि कोई दूसरा परमाणु है वो इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, इस इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लेता है, तो इसमें ऋण आवेश की संख्या पहले से बढ़ जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, ये ऋण आवेशित हो गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को खोता है, तो वो परमाणु धन आवेशित हो जाता है, उसको हम धन आयन भी बोल सकते हैं। और कोई परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो ऋण आवेशित हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण परमाणु धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण परमाणु ऋण आवेशित हो जाता है। तो इस प्रकार से उसमें विद्युत गुण जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है। और उसमें जो आवेश हैं वो यहाँ पे इस तरह से जनरेट हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो उसमें नोट करिएगा इसी के नीचे, परमाणु में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन लिखना। परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। इसलिए वह विद्युत रूप से उदासीन होता है, इसलिए वह विद्युत रूप से उदासीन होता है। नेक्स्ट, यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, वह धन आवेशित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण वह धन आवेशित हो जाता है। नेक्स्ट, यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण वह ऋण आवेशित हो जाता है। वह ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक। उसके बाद में यहां पे देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है ना, उसके बारे में यहां पे देखते हैं। तो हेडिंग डालिए द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब होता है मास। तो जैसे देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इसी प्रकार से यदि हम देखेंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान तो ये होता है यहाँ पे 1.6
1.6726 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और यदि हम यहीं पे देखेंगे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो इसका जो द्रव्यमान है वो होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो इन तीनों में सबसे भारी कण कौन है? तो सबसे भारी कण यह है न्यूट्रॉन, क्योंकि इसमें क्या है 675 है, इसमें 672 है। न्यूट्रॉन से हल्का होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन से भी हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो भार है वो बहुत कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन के भार को क्या माना जाता है? नगण्य मानते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे कि जो प्रोटॉन का भार है, प्रोटॉन का भार, तो यदि प्रोटॉन के भार की तुलना इलेक्ट्रॉन के भार के साथ में हम यहां पे करेंगे, तो प्रोटॉन का जो भार है वो 1836 गुना होता है इलेक्ट्रॉन का भार। ठीक है, भार यानी क्या हो गया? द्रव्यमान बोल सकते हैं उसको। इसी तरह से यदि न्यूट्रॉन के साथ करेंगे, तो न्यूट्रॉन का जो भार है, इसका जो द्रव्यमान है वो 1840 गुना होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का भार, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का जो भार है वो बहुत कम होता है, उसको नगण्य माना जाता है। ठीक, तो जब हम परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, तो जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो परमाणु द्रव्यमान किसका द्रव्यमान होता है? तो परमाणु में जो न्यूट्रॉन है और उस परमाणु में जो प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन की संख्या और उस परमाणु में जो प्रोटॉन है उन प्रोटॉन की संख्या, इन दोनों संख्या का जो द्रव्यमान है, संख्या की जगह लिख देते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें लिख देते हैं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो इन दोनों के द्रव्यमान का जो योगफल है उसको क्या बोलेंगे? परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान धन प्रोटॉन का द्रव्यमान। इसमें इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नहीं लिया गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को क्या माना गया है? नगण्य। इसी तरह से जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है प्रोटॉन की संख्या और ये किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या बोलिए या इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलिए, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाएगी? परमाणु क्रमांक। या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाएगी? परमाणु क्रमांक कहलाएगी। ठीक, तो इतना समझ में आया आपको सबको? नोट कर लिए? तो इसके बाद में यहां पे देखते हैं, ठीक। तो इसके बाद में यहां पे देखते हैं अब विद्युत विभव। विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब क्या होता है?
तो विद्युत विभव को कैसे परिभाषित किया गया है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे, और कोई एक इकाई धन आवेश, तो इकाई धन आवेश यानी क्या होता है, एक कूलम्ब का आवेश, और एक कूलम्ब का आवेश कहाँ रखा गया है, अनंत पे। तो अनंत से एक कूलम्ब के धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, वो कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। बात समझ में आ गई? तो समझ में आया परिभाषा कैसे दी गई है कि अनंत से इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। तो विद्युत विभव को हम सामान्य शब्दों में बोल सकते हैं कि आवेश को लाने में किया गया कार्य, आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रति इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि जो विद्युत विभव है ये क्या हो गया, तो किया गया कार्य है, किया गया कार्य, तो किसके लिए किया गया कार्य है, तो आवेश को लाने के लिए। तो प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, तो प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाएगा। जो कार्य है इसको हम किसे दर्शाते हैं, W, वर्क इसको बोलते हैं कार्य को। ठीक, और आवेश को किसे दर्शाते हैं, Q से दर्शाते हैं आवेश को। तो जो विद्युत विभव है इसको हम किसे दर्शाते हैं, W/Q से दर्शा सकते हैं। अब कार्य की इकाई क्या होती है, तो कार्य की इकाई होती है जूल, और आवेश की इकाई क्या होती है, कूलम। तो इसको हम व्यक्त करते हैं किसमें, जूल प्रति कूलम। तो आपको बोलेगा कि जूल प्रति कूलम में किसको व्यक्त किया जाता है, तो जूल प्रति कूलम में किसको व्यक्त करते हैं, विद्युत विभव। समझ में आ गई? तो विद्युत विभव को किसमें व्यक्त करेंगे, जूल प्रति कूलम में व्यक्त करेंगे। तो जो विद्युत विभव है इसको हम क्या लिख सकते हैं, W/Q, या लिख सकते हैं इसको dW/dQ। ठीक, और इसको हम किसमें व्यक्त करेंगे, यहाँ पे जूल प्रति कूलम में इसको व्यक्त करेंगे। तो क्या ये इसका SI मात्रक है, तो ये इसका SI मात्रक नहीं, ये इसका व्युत्पन्न मात्रक है, जो कि इस सूत्र से हमको प्राप्त हो रहा है, तो ये इसका व्युत्पन्न मात्रक होगा। तो इसका SI मात्रक क्या होता है। ठीक, तो यहां पे यदि 1 जूल का कार्य करना पड़ता है प्रति कूलम्ब के आवेश को लाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कि वो किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट के विभव के बराबर होता है। तो जो वोल्ट है वो इसका SI मात्रक होता है। तो विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है, यहाँ पे वोल्ट, और 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 जूल प्रति कूलम्ब के बराबर होता है। ठीक, तो यदि किसी 1 कूलम्ब के आवेश को प्रवाहित करने के लिए उसको 1 जूल का कार्य करना पड़ रहा है,
तो उसका विभव कितना होगा, वहां पे 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो समझ में आया कि यदि प्रति कूलम्ब के आवेश को लाने के लिए 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उसका विभव 1 वोल्ट होता है। तो वोल्ट को हम बता सकते हैं यहाँ पे, तो जैसे हम बोलते हैं हमारे घरों में 230 वोल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां पे प्रति कूलम्ब के आवेश को लाने के लिए कितना कार्य किया जा रहा है, 230 जूल का कार्य किया जा रहा है। तो इसलिए उसका विभव वहां पे 230 वोल्ट होता है। ठीक, तो याद रहेगा वोल्ट जो है इसका विभव का क्या है, ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक, और यदि बोलेगा कि जूल प्रति कूलम्ब में किसको व्यक्त करते हैं, तो जूल प्रति कूलम्ब में विभव को यानी वोल्ट को व्यक्त करते हैं। ठीक, अब इसके बाद में यहां पे दिखते हैं, एक होती है ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल को क्या बोलते हो, वी वा ब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, इसको यहां पे बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, EMF, इसको यहां पे बोलते हैं। तो ये होता क्या है, तो जैसे हम देखेंगे कि कोई एक परिपथ है ये, और इस परिपथ को हमने किसी स्रोत से जोड़ दिया है। तो ये कौन सा स्रोत है, यहाँ पे बैटरी का स्रोत है, सेल का स्रोत है। तो ऐसे स्रोत जो ऊर्जा को किसी भी रूप से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जैसे सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जैसे जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, ईएमएफ के स्रोत कहलाते हैं। तो ईएमएफ के स्रोत कौन होते हैं, तो ईएमएफ के जो स्रोत हैं ये होती है आपकी सेल, ये आपका होता है जनरेटर, जनित्र जिसको बोलते हो। तो ये सभी जो हैं ईएमएफ के स्रोत होते हैं, विद्युत वाहक बल के ये स्रोत होते हैं। तो यदि किसी परिपथ को हम इस प्रकार के स्रोत से जोड़ देते हैं, तो इस स्रोत से इस परिपथ में क्या प्रवाहित होंगे, आवेश। तो जब इस परिपथ में आवेश प्रवाहित होंगे तो वह आवेश अपने आप प्रवाहित नहीं होंगे, उनको ये स्रोत क्या देगा, ऊर्जा देगा। तो किसी स्रोत द्वारा प्रति इकाई आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है वो उस स्रोत की ईएमएफ कहलाती है। बात समझ आई? तो हम बोल सकते हैं कि किसी स्रोत द्वारा प्रति इकाई आवेश को प्रवाहित करने के लिए दी गई ऊर्जा उस स्रोत की ईएमएफ कहलाती है। तो ये जो है उस स्रोत की यहाँ पे ईएमएफ कहलाती है। ठीक, तो जो ईएमएफ है इसको हमने क्या बोला है, क्या दी जा रही है, ऊर्जा दी जा रही है। किसको ऊर्जा दी जा रही है, तो प्रति इकाई आवेश को दी जा रही है। तो प्रति इकाई आवेश को स्रोत जितनी ऊर्जा देगा वो उस स्रोत की क्या कहलाएगी, ईएमएफ कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊर्जा है इसकी इकाई क्या होती है, जूल
है ना, कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई समान होती है, दोनों की इकाई जूल होती है, और आवेश की क्या होती है, कूलाम। तो इसको भी हम किस में व्यक्त करेंगे, जूल प्रति कूलाम में ही व्यक्त करेंगे। तो यदि बोला जा रहा है कि 1 जूल प्रति कूलाम है, तो ईएमएफ कितनी हो जाएगी वहां पे, 1 वोल्ट हो जाएगी। तो 1 जूल प्रति कूलाम को क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट। जैसे हम बोलते हैं पेंसिल सेल, पेंसिल सेल कितनी वोल्ट की होती है, 1.5 वोल्ट की। तो इसका मतलब है कि वहां पे 1.5 जूल की ऊर्जा वो सेल देती है, किसको देती है, तो प्रति इकाई कूलाम्ब के आवेश को प्रवाहित करने के लिए। तो हम बोलते हैं कि उसकी ईएमएफ कितनी है, 1 वोल्ट, सॉरी 1.5 वोल्ट है। तो हम बोलते हैं कि उसकी ईएमएफ कितनी है, 1.5 वोल्ट है। आए सुने, नोट कर लिए इसको, जल्दी से नोट कर लो। ठीक, नोट कर लिए। अब इसके बाद में यदि बोलेगा कि पृथ्वी, पृथ्वी यानी क्या होता है, अर्थ का विभव कितना होता, तो आपको याद रखना है कि अर्थ का विभव 0 वोल्ट होता है। दूसरा याद रखना है, अर्थ का प्रतिरोध 0 ओम होता है। तो अर्थ का विभव भी 0 वोल्ट होता है और अर्थ का प्रतिरोध भी 0 ओम होता है। ठीक, इसके बाद में होता है विभवांतर। विभवांतर को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। ठीक, तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के विभव का अंतर जो है वो विभवांतर कहलाता है। ठीक, तो जैसे देखेंगे कि कोई परिपथ है ये, और इस परिपथ में एक बिंदु ये है, इसका विभव है VA, दूसरा बिंदु ये है, इसका विभव है VB। ठीक, तो यदि VA जो है इसका विभव यहाँ पे है 10 वोल्ट, और VB जो है इसका विभव कितना है, 0 वोल्ट, तो इसका जो विभवांतर होगा वो विभवांतर अंतर कैसे निकालते हैं, माइनस करके। तो क्या लिखोगे, VA माइनस VB। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस 0 बराबर कितना आएगा, 10 वोल्ट। तो यहाँ पे इसका विभवांतर कितना होगा, 10 वोल्ट। तो विद्युत धारा कब प्रवाहित होती है, जब विभवांतर होता है। विद्युत धारा कब प्रवाहित होती है, जब विभवांतर होता है। और विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक, यदि मान लीजिए कि यहां पर 10 वोल्ट है और यहां पर भी 10 वोल्ट है, तो दोनों ही कैसे हैं, 10-10 वोल्ट है। तो यहां पे विभवांतर कितना हो जाएगा, तो इसका विभवांतर हो जाएगा 10 माइनस 10 बराबर क्या होगा, 0 वोल्ट। तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। यदि हम यहाँ पे लिख देते हैं इस प्रकार से कि यदि यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ पे माइनस 10 वोल्ट है, तो इसका जो विभवांतर होगा वो विभवांतर 10 माइनस माइनस 10, तो कितना वोल्ट हो जाएगा, 20 वोल्ट।
तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी और इसमें सबसे ज्यादा धारा प्रवाहित होगी क्योंकि इसका विभवांतर क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस तरह से जो विद्युत धारा है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है और विद्युत धारा केवल तभी प्रवाहित होती है जब परिपथ के दो बिंदुओं के विभव में अंतर होता है। ठीक, तो इसको नोट कर लो और बाकी इसका डिटेल जो है आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।